स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। पश्चिम बंगाल की सियासत कहीं ना कहीं गर्म होते दिख रही है। आने वाले 2026 के शुरुआती दौर में चुनाव है, उसको लेकर के सारी पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों शोर पे कर रही हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कमेटी विधानसभा के एक्स एमएलए मानुष मुखर्जी से। उनकी पार्टी सीपीआईएम किस तरह से आने वाले वक्त में तैयारियां करेगी और आज ईद उल अजहा के मौके पे उनका क्या संदेश है अपने विधानसभा के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए और देशवासियों के लिए। मानस दा, ईद की सबसे बड़ी बहुत बहुत बधाई आप। सब कोई को ईद मुबारक। ईद का बाद सब अच्छा नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल का जो माहौल, उस माहौल को बरकरार रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान को कई कई जगह पर कुछ तकलीफ हो रहा है। आरएसएस का तरफ से परेशानी डाल रहा है माइनॉरिटी को। अभी हम लोग इलेक्शन का बारे में नहीं सोच रहा है। अभी हम लोग सोच रहा है ये हिंदुस्तान को जो पहली खतरनाक, पहली दुश्मन बीजेपी, उसका साथ आरएसएस, उसका खिलाफ कैसे पूरे सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्स को हम लोग एक करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संविधान खतरे में है। जो संविधान को ऊपर पूरा हिंदुस्तान कैसे चलेगा, वो आखिरी बात है। देखिए, कश्मीर का जो घटना हुआ, इसका लेकर हर पार्टी में ने बताया था कि आप पार्लियामेंट बैठाइए, पार्लियामेंट में आप चर्चा कीजिए। मोदी गवर्नमेंट नहीं किया। इसका पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हुआ था 1965 में, कच्छों में, जो एरिया लेके गड़बड़ था। उसी टाइम में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री था। उन्होंने पार्लियामेंट बैठाया एवं पार्लियामेंट में हर बार हमारे हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार क्या किया क्या नहीं किया वो सारा डिटेल बताएं। उसका बाद आप देखिए 2008 में जब मुंबई कांड हुआ, उसी टाइम में हमारे प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। पार्लियामेंट चल रहा था। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया ये जो घटना हुआ उसको हमने रोक नहीं पाया। सरकार सारे हिंदुस्तान को, आम पब्लिक को पास क्षमा मांगा था। कई जिम्मेदारियां ली गई और त्याग पत्र भी दिए गए, रिजाइन भी किया गया पद से, सब कुछ हुआ। 71 में जब बांग्लादेश का बारी आया, उसी टाइम में जब सब कोई पार्टी बोला जब आप पार्लियामेंट बुलाइए। इंदिरा गांधी उस टाइम में प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था हमारे हिंदुस्तान को। उन्होंने भी पार्लियामेंट बुलाया, पार्लियामेंट में चर्चा किया। हिंदुस्तान को कोई ऐसा गड़बड़ हुआ, कहीं पाकिस्तान से हुआ, कहीं चाइना में हुआ। चाइना का साथ जब हुआ 1962 में जब एरिया लेके हुआ, उसी टाइम में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था। उन्होंने भी पार्लियामेंट बुलाया और पार्लियामेंट में बताया क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुआ। एक ही प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, एक ही सरकार जिसका साथ बीजेपी है, जिसका साथ आरएसएस है, वो लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो नाम है उसको नहीं माना। अभी तक कोई प्रेस, अभी देखिए और एक बात बोले, ये सारे हिंदुस्तान को हर पार्टी, उन्होंने बोला था पार्लियामेंट बुलाने के लिए। एक ही पार्टी हिंदुस्तान की जो हमारे पश्चिम बंगाल की है, तृणमूल कांग्रेस, वो इसमें सही नहीं किया। दादा, पश्चिम बंगाल में भी बहुत से गंभीर मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है। किस मुद्दे को आप ज्यादा गंभीर समझ रहे हैं? किस पे ज्यादा काम करने या जोर देने की जरूरत है? ज्यादा मुद्दा है लड़का लड़की लोग को नौकरी। जिसको नौकरी किया उसको भी नौकरी चला जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का कारण। अब देखिए 26,000 टीचरों का नौकरी हुआ था, उसका भी नौकरी
चला गया। सरकार तो बोल रही है 40,000 नया रिक्रूटमेंट करेंगे। अरे 40,000 रिक्रूटमेंट करने तो बात नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, जो आपने एजुकेशन से जो जिसको नौकरी मिला उसको नौकरी दे दो। अभी देखिए, अभी भी प्राइमरी टीचर का अभी बाकी है, मामला चल रहा है, कुछ हो सकता है। चले इतने जो सेक्रेटरी को जो हुआ उसमें 25 नंबर था, जिसका टीचर जो लोग था उसका एक्सपीरियंस का नंबर था। क्या किया, उसको 25 नंबर कमा दिया, 10 नंबर। कल ये लोग कहाँ जाएंगे? और जैसे सरकार चल रहा है, जो भी काम होगा देखिए वो भी कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट उसका बाद रुकावट डाल देंगे, और रुकावट डालने के बाद क्या होगा? किसी को नौकरी नहीं होगा। अब देखिए पुलिस में नौकरी नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉलंटियर दे के काम कर रहा है। अब देखिए सागर दत्त हॉस्पिटल में, वहां पर भी सब कॉन्ट्रैक्टर लेबर से काम चल रहा है। नौकरी का कोई मौका नहीं मिल रहा है हमारे नौजवान को। आपको क्या लगता है दादा, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को किन चीजों पे ध्यान देनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके? पहले ध्यान देना चाहिए जो सरकारी जो वैकेंसी है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, मोदी सरकार भी वो तो बोला था हर साल 2 करोड़ का नौकरी होगा। अभी वो 2 करोड़ का नौकरी का बाद में बोल रहा है तुम मंदिर जाओ, तुम मस्जिद जाओ, मंदिर मस्जिद का फसाद बन। ऐसे हमारे हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल में भी देखिए इतने लाखों नौकरी का जगह है पश्चिम बंगाल में। पुलिस में है, सरकारी ऑफिस में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, कोई नौकरी नहीं हो रहा है। वो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तुम दुकान खोलो, तुम तेले भाजो, इसको लेके नौकरी करो। दूसरा एक मुद्दा माना एक बहुत जोर पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं सेंट्रल हो या स्टेट हो, ऑपोजिशन पार्टियों को धीरे धीरे खत्म करती देखी जा रही है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी देखा भाजपा किस तरह से कर रही है। पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है या करती जा रही है सत्ताधारी पार्टी। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि और कोलकाता 39 नंबर वार्ड में 100 से ज़्यादा लोग तृणमूल में शामिल होते हैं। आपने देखा अभी हाल फिलहाल कांग्रेस के एक MLA वो भी तृणमूल में शामिल होते हैं। तो ये तृणमूल का प्यार है या सत्ताधारी पार्टी अपोजिशन को खत्म करते जा रही है? देखिए जो दल बदल करते हैं ना, उसको पब्लिक इज्जत नहीं देते हैं। आज इस दल में, परसों इस दल में, दूसरी बार तीसरी बार उस दल में। हम तो जब बच्चे था उस टाइम से CPIM, हमका जो इज्जत CPM छोड़ के जो कांग्रेस में गया, CPM छोड़ के जो BJP में गया, CPM छोड़ के हम लोग का जाने वाला कम है, जो गया उसका कोई इज्जत है अपना मोहल्ला में। अब सोचिए ना, आप कमेटी में जो लोग CPM छोड़ के तृणमूल का साथ गया, कांग्रेस को साथ गया, कोई इज्जत उसका है? इज्जत उसका होता है जो ईमानदार होते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है सत्ताधारी पार्टी ऑलरेडी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, चुनावी बुल बच चुका है, तैयारियां जोरों पे हैं, कर्मी सम्मेलन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है आपकी पार्टी के भी अभी जो जिस तरह से चुनाव के प्रचार प्रसार होने चाहिए या लोगों के भी जिस तरह से, क्या उम्मीद लेकर के 2026 का चुनाव लड़ेंगे अगर आप चुनावी मैदान में अभी से तैयारियां नहीं करेंगे तो? अच्छा, या किन मुद्दों को लेकर के चुनाव? आप देखिए, असेंबली में हम लोग 0 है, पार्लियामेंट में भी 0 है, लेकिन जो हम हिम्मत दिखा सकता है, ये इतना गर्मी में ब्रिगेड परेड ग्राउंड का जमायत, जो पार्टी का इतना सीट है, इतना MP है, उसकी हिम्मत होगा करने के लिए। हमको असेंबली में क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, वो सोचने का बात नहीं है। हम लोग को सोचने का बात है हमारा साथ पब्लिक है कि नहीं। क्योंकि अभी BJP जो कर रहा है, ये रोटी रोजी को लड़ाई उसको पीछे हटा दो, मंदिर मस्जिद का लड़ाई को सामने लेके। इस रोटी रोजी को लड़ाई जब आगे बढ़ा सकेंगे, पब्लिक उसको ही वोट देगी। वोट के लिए सिर्फ हमारा लीडर को क्या भाषण दे देगा, उसमें कोई वोट नहीं होता है। आपने भी देखा पिछले
पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब कमेटी सोचिए ना, कमेटी में 2021 में हम लोग को जो वोट मिला था, 24 का पार्लियामेंट इलेक्शन में उससे 6-7% वोट हमको ज्यादा मिला। 26 में क्या आशा कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी पार्टी की कमेटी विधानसभा से लड़ने वाले? 26 में अगर हम लोग सारे सेकुलर, सारे डेमोक्रेटिक पार्टी, अभी अभी जो हुआ, जो युवा केंद्रों में हमारे संविधान को बचाने का जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कांग्रेस शामिल हुआ, सीपीआई लिबरेशन शामिल हुआ, सीपीआई शामिल हुआ, और जो फलाना पार्टी है, वो क्या नाम है, ISF, वो भी शामिल हुआ, सब कोई शामिल हुआ। एक ही नारा, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार संविधान को तोड़ने चाहती है। मांजा, कुछ दिनों पहले आपने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में चर्चा था, पश्चिम बंगाल में भी चर्चा था, लेकिन बीच में पुलवामा वाला मामला होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला दबी रह जाती है, और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से सरकार इस बिल को अमेंडमेंट कर ही रही है और इनको लागू करने की फिराक में है। तो आप अपने पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नहीं लाई गई है, जो वक्फ प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करने को बोला जा रहा है, बहुत सारे मामला हैं। देखिए, इसका खिलाफ हम लोग पार्लियामेंट में, हमारा जो 4-5 MP है उसने भी बताया, सीपीआई वाला बताया, सीपीआई में लिबरेशन बताया, हर लेफ्ट पार्टी इसके खिलाफ बोला। अभी तो वाकफ का बारी आया, इसका बाद तो हमारे हिंदू लोगों को जो देवोत्तर संपत्ति है उसको बारी आएगा। किस लिए? आदानी को जमीन दे दो, जैसे कश्मीर में हुआ, गुजराती वाले जाते हैं कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए, और 370 का बाद ऐसे कोशिश कर रहा है मोदी सरकार भी, उनको तो जमीन देना है। और जमीन कहाँ देंगे? अगर दक्षिणेश्वर मंदिर का बगल में किसी को मंदिर मिल जाएगा, वो 5 स्टार होटल बना देगा, 7 स्टार होटल बना देगा। वक़्फ़ का प्रॉपर्टी भी ऐसा ही है। इसीलिए पहले तो मुसलमान को ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन हम लोग रोकेंगे, हम लोग जान कबूल करके रोकेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी को पैसा के लिए नहीं, किसी को रुपया के लिए नहीं, ये प्रॉपर्टी का कानून है, क्या करने पड़ेगा। उसलिए वहाँ का बोर्ड है, जैसे देवोत्तर प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बोर्ड है, वो करेंगे क्या, हमारा जमीन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसमें 2 एक मुद्दे थे जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी आपत्ति है। एक कि उस कमेटी जो वो ट्रिब्यूनल होता है उसमें कोई गैर मुस्लिम भी रहेगा, जो डीएम होगा उसका पूरा अधिकार होगा, और जो दूसरा है कि जो भी मुस्लिम वो वक्फ प्रॉपर्टी को डोनेट करेगा 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आपत्ति है मुस्लिम। ना हम लोग का भी आपत्ति है। हमारे पार्टी पूरे बाया महाज इसका खिलाफ है। क्यों होगा? अगर मुस्लिम का प्रॉपर्टी होगा तो मुस्लिम लोग देखेंगे, हिंदू का प्रॉपर्टी होगा तो हिंदू लोग देखेंगे, क्रिश्चियन को प्रॉपर्टी होगा तो क्रिश्चियन लोग देखेंगे। दूसरे आदमी कहाँ से आएंगे? क्यों आएंगे? हमारे हिंदुस्तान तो सेकुलर कंट्री, इसमें तुम बोलने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी तुम कौन है इसमें बोलने वाला, दबाव डालने वाला? आखिरी सवाल मानजा, और कुछ दिनों पहले देखा गया कि WBCS एग्जाम से उर्दू, हिंदी, संथाली को आउट करने की बातें चल रही थी, नोटिफिकेशन भी आ रहा था। हालांकि अभी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन 25 के लिए तैयारियां चल रही थी। फिर अभी फिरहाद हकीम का एक बयान आता है कि ममता बनर्जी मान गई हैं फिर वापस लेने के लिए उर्दू, संथाली और हिंदी को। अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हाल ही में जो अभी WBCS जो 2022 का रिजल्ट आउट हुआ है, कई एक हिंदी भाषाभाषी जो छात्र हैं उर्दू और हिंदी मीडियम के, उन्होंने WBCS क्रैक किया। कमट्टी आबादी से एक गुलरेज अनवर एक लड़का है, वो भी WBCS 1 ग्रेड हुआ है। अंकिता सिंह एक लड़की है भाटपाड़ा की, वो 17 रैंक लाई है। तो ऐसे बहुत से हिंदी भाषाभाषी हैं जो WBCS हिंदी या उर्दू से ही करते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि जो पहले था उसको नहीं रखा जा रहा है या चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है? इस पे आप क्या कुछ कहना? जो हिंदुस्तान को सरकार मान लिया, मदर लैंग्वेज रहेंगे, उसका साथ इंग्लिश रहेंगे, उसका साथ उर्दू रहेंगे, उसका साथ नेपाली रहेंगे। हमारे पश्चिम बंगाल में नेपाली भी रहता है, नेपाली उसको हटाना मत हटाओ। और सारे जितना लैंग्वेज है
उसको भी इंक्लूड करो, ये हमारा स्टैंड। ये जो मोदी सरकार करी कोशिश, नहीं पहचान बननी चाहिए। अवश्य जरूर। हम तो जब अरे हिंदुस्तान में कितने सारे भाषा है, आप साउथ इंडिया में जाइए एक तरफ का भाषा, आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, आप सेंट्रल इंडिया में जाइए, आप ईस्ट इंडिया में आइए, अलग अलग भाषा। तो सब कोई भाषा को समान इज्जत मिलना चाहिए। इस हिंदुस्तान में तो बात क्या है, बीजेपी का तो एक ही स्लोगन, आरएसएस का एक ही स्लोगन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यही तो उसका स्लोगन है उसका। इसीलिए तो हम बोल रहा है, इसी के खिलाफ लड़ाई हिंदुस्तान में अब से सबसे पहले होना चाहिए। सरकार क्या बनेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या सरकार होगे, क्या एमएलए होगे, हम लोग बना देंगे पश्चिम बंगाल में। ये हिंदुस्तान हिंदू का रहेगा। जो हमारे आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, ये लोग का मालूम है, जानते हैं क्या आरएसएस वाला भगत सिंह को फांसी हुआ, उसका साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को भी फांसी हुआ। ये तो हमारा हिंदुस्तान है, इसको खत्म करने की कोई कोशिश करेंगे। हम लोग जो आज़ादी का टाइम में हमारे कम्युनिस्ट लीडर लोग जान कबूल करके लड़ाई किया, अपना जान दिया, अंडमान जेल में कटाया, वो हम लोग मान लेंगे। आखिर साथ तक हम लोग नहीं मानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे मानस मुखर्जी कमेटी विधानसभा के एक एमएलए, जिनसे हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और कई एक मुद्दों पे बात की। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक में लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।